हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफके रिएक्शंस। आज मैं एक नए मुद्दे पर वीडियो लेकर के आया हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के अंग्रेज़ों के भारत आने तक भारत का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कल्चर हुआ करता था। आखिर क्या वजह हुई कि इतना प्रोग्रेसिव कल्चर इतना पिछड़ गया? इसी से रिलेटेड निकिता ठाकुर नामक यूट्यूबर ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है वाई एंशियंट इंडियन वुमेन आर शोन टॉपलेस। और उसी मुद्दे पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है हर स्टोरी। आज मैं इसी वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो को। ये है एक फर्स्ट सेंचुरी की इंडियन फीमेल का पिक्चर, थर्ड सेंचुरी और 17th सेंचुरी। इन तीनों भी पिक्चर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात कॉमन है, तीनों भी फोटोज में फीमेल ने अपने अपर बॉडी को कवर नहीं किया हुआ है। अब अगर आप एक 19th सेंचुरी की औरत और आज की औरत का पिक्चर देखोगे तो उसमें भी काफी फर्क है। ब्लाउज ये वर्ड तभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, औरतें साड़ी को बिना कोई ब्लाउज के ही ड्रेप कर लिया करती थी। आज हमारे देश में इतना बड़ा कल्चरल शिफ्ट कैसे आ गया? हो सकता है मेरा क्वेश्चन हल्का सा वियर्ड है, लेकिन अगर ऐसी किताबें पढ़ना गलत है, ब्लू फिल्म्स देखना गलत है, तो फिर आखिर क्यों हमारे देश में आपको ऐसे अनगिनत प्राचीन मंदिर दिख जाएंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल एक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, वो भी मंदिरों जैसे पवित्र स्थानों पर जहाँ पर बुजुर्ग से लेकर बच्चों को सबको आने की इजाजत होती है। अगर आज लिव इन रिलेशनशिप्स तो छोड़ ही दो, लव मैरिज करना भी एक गुनाह है। मुंबई जैसे शहर में तक इस गुनाह के लिए माँ बाप अपनी ही बेटी का मर्डर कर देते हैं, तो फिर हमारे ही धर्म सूत्र के 11वें अध्याय में गांधर्व विवाह का वर्णन कैसे किया गया है? आज अगर हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, तो फिर कैसे अर्थशास्त्र के चैप्टर 27 और कामा सूत्र के बुक 6 में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि सेक्स वर्कर्स को समाज में हमें किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें बिजनेस कैसे करना है, कैसे अपने क्लाइंट्स को खुश रखना है, मेंटेन करना है। आज क्यों इन किताबों में सेक्स वर्कर्स को समाज का एक अहम हिस्सा माना गया है? मतलब माय क्वेश्चन इज कि ये शॉकिंग चीज है जो आज एक टैबू बन चुकी है, हमारी सोसाइटी में शर्मनाक बन चुकी है। इन सो कॉल्ड मॉडर्न चीजों को वेस्टर्न कहकर हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, धर्म के खिलाफ माना जाता है। तो फिर कैसे आज से इतने हजार साल पहले यही चीजें हमारे ही धार्मिक किताबों में लिखी गई थी और इन टॉपिक्स को एक टैबू की तरह नहीं देखा जाता था? क्या आज हम अपने ही इतिहास, अपने ही कल्चर को पहचान नहीं पा रहे हैं, कंप्लीटली भूल चुके हैं? या फिर ये किसी की साजिश थी हमें हमारी ही संस्कृति से नफरत करवाने की, घिन दिलाने की, एक मॉडर्न आधुनिक सिविलाइजेशन से किसी दूसरे देश का गुलाम बनाने की? आज से 150 साल पहले मैक्स म्यूलर, जो कि ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत स्कॉलर थे, मतलब ऐसा वो कहते थे, लेकिन जिन पर असल में ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी हुई थी हिंदुस्तान के इतिहास को मरोड़ने के लिए। 1859 में उन्होंने अपनी वाइफ को एक लेटर लिख के बताया था कि हम एक बार तो भारत को कॉन्कर कर चुके हैं, लेकिन हमें एक बार फिर से इंडिया को कॉन्कर करना होगा, मगर इस बार उनके एजुकेशन सिस्टम को। और ये चीज उन्होंने बखूबी किया भी, जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं, स्पेशली इंडियन औरतें। आज तक हमारे देश में लाखों लड़कियों का बाल विवाह करवा दिया जाता है। हर साल 40% यानी करीब 40 लाख लड़कियों को 18 साल के होने से पहले ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। डाउरी जैसी एक हीन प्रथा आज तक हमारे समाज में है। मुंबई जैसे शहर में एक देवर और उसकी बीवी ने अपनी भाभी को जिंदा जला दिया डाउरी नहीं देने के लिए। कभी हस्बैंड के जला देने के केसेस सामने आते हैं, तो कभी औरत खुद ही इन-लॉज के टॉर्चर से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। फिर पिछले ही साल का केस है, एक लड़की के परिवार ने अपने बेटे और उसके हस्बैंड को शहर दिखाने के बहाने से मुंबई बुलाया और उनका मर्डर करके उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फेंक दिया। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस लड़की ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। ऑनर किलिंग, दिस इज स्टिल अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। A father killed his own daughter and her partner for being in a relationship. और मारने के बाद भी इनको तसल्ली नहीं हुई सर, हाथ पैर बांध के नहर में डाल दिया सर उनको। मेजॉरिटी केसेस में ये सारी चीजें किस बहाने से की जाती है? धर्म का हवाला देके, ये बहाना देखे कि ये चीजें हमारे देश के परंपरा के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। इसीलिए मैं क्वेश्चन है कि क्या वाकई में हमारा धर्म यही कहता है? बिल्कुल भी नहीं। मैक्स म्यूलर ने अपने खुद के शब्दों में अपनी ही वाइफ को लिखे लेटर में कहा था कि मैंने हिंदुओं के 3000 साल पुराने वेदास को जड़ से मिटाने के लिए उसका एक ऐसा ट्रांसलेटेड वर्जन बनाया है जो उनके इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी, जो आने वाले भारतीयों की एक ऐसी नस्ल पैदा कर देगी जो अपने ही धर्म और सभ्यता को हीन समझते हो, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव समझते हो।
और आज इवन आफ्टर 165 ईयर्स अगर आप देखोगे तो इनकी ये स्ट्रैटेजी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है। आज अपने ही कल्चर से नफरत करना कूल माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमारे कल्चर में तो काफी प्रॉब्लम्स थे, हमारी सोच काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी, स्पेशली औरतों का तो बुरा हाल था, उन्हें कोई इज्जत नहीं थी, हम तो सिर्फ उन्हें एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे, समाज में उन्हें सबसे हीन दर्जा दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके हमें सही ढंग सिखाया, हमें एजुकेट किया और हमारी औरतों को सम्मान दिलाया। लेकिन इसी सोच को बदलने के लिए, हमारे असली इतिहास को सबके सामने लाने के लिए आज से 1 साल पहले मैंने और मेरी टीम ने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। हमने अर्थशास्त्र से लेकर वेदास तक, उपनिषद से लेकर कामसूत्र तक हमारी कई सारी ऐतिहासिक किताबों को जो आज वेस्टर्न किताबों की पॉपुलैरिटी के नीचे दफन हो चुकी है, उन्हें दोबारा से पढ़ना शुरू किया। ये समझना शुरू किया कि वाकई में हमारा एंशिएंट इंडिया कैसा था, खासकर उस दौर में औरतों की क्या स्थिति थी, उनका समाज में क्या रोल था। एंड आज पूरे 1 साल के शेयर हार्डवर्क का नतीजा है ये बुक हर स्टोरी, जिसमें हमने हमारे पूरे इतिहास को एक तरीके से रीराइट किया है, दोबारा से लिखा है, लेकिन उस नज़रिए से नहीं जो हमें हमारा वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाते आ रहा है, बल्कि सच्चाई के नज़रिए से। ये मेरी लिखी हुई सबसे पहली किताब है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ये अमेज़ॉन पे प्री बुकिंग के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम अभी मेन मुद्दे की बात करें कि कैसे हम एक हाईली मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थिंकिंग सोसाइटी से आज एक नैरो माइंडेड रिग्रेसिव सोसाइटी बन गए हैं, इसका जवाब समझने के लिए ना हमें हमारे इतिहास में कई हज़ार साल पीछे जाना होगा, करीब 12th सेंचुरी में, क्योंकि इस समय के पहले के भारत में और आज के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर किताब ही ले लो, कामसूत्र, जो बाय द वे मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड बुक भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस किताब को प्ले बॉय की इंडियन वर्जन जैसा देखा जाता है, मतलब एक इरोटिक नॉवल जैसा देखा जाता है। Kama Sutra, the Indian sex thing. There's so many of them, so obviously they must be good at sex. बट ये और कुछ नहीं बल्कि इस बुक को मार्केट करने का सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। असल में कामसूत्र सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं बल्कि एक लाइफ मैनुअल है। देखो, हमारे वेदास के हिसाब से हर ह्यूमन की लाइफ में 3 बेसिक गोल्स होते हैं। धर्म यानी कि अपने फैमिली और सोसाइटी के प्रति उसकी ड्यूटीज, अर्थ यानी कि वेल्थ, पैसे कमाना, और आखिरी काम यानी कि प्लेजर। अब यही तीनों चीजें अचीव करने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए और एक अच्छी और बैलेंस जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये सब कुछ इस किताब में लिखा गया है। इस बुक के अलग अलग चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि सबसे पहले तो अपने लाइफ के लिए एक सही लाइफ पार्टनर को कैसे ढूंढना है, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, शादी किस तरीके से करना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसे जीना है, घर गृहस्थी कैसे चलाना है, और रिलेशनशिप में आने वाले प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है। एंड अंत में चैप्टर 7 कुचुमारा पर्सनल ग्रूमिंग और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के मेडिसिन के बारे में बताता है। इसके अलावा चैप्टर 2 सुवर्णनाभा 64 डिफरेंट टाइप्स के सेक्सुअल एक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। लेकिन इसमें भी इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये सेक्सुअल एक्ट्स को एक म्यूचुअली प्लेजरेबल एक्ट जैसा बताता है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि एक औरत का कंसेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अनलाइक इन रियल लाइफ, कामसूत्र में तो फीमेल प्लेजर को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसीलिए कामसूत्र सिर्फ एक सेक्स मैनुअल नहीं बल्कि एक लाइफ मैनुअल था, और हमारे कल्चर में भी सेक्स को एक टैबू सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि जिंदगी के एक अहम प्रिंसिपल की तरह देखा जाता था, जिस बारे में लोगों को एजुकेट भी किया जाता था। इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारे मंदिरों जैसे पवित्र स्थलों में भी सेक्सुअल स्कल्पचर्स बनाए गए थे एंड द एक्ट वाज वेरी नॉर्मलाइज्ड। इनफैक्ट सिर्फ कामसूत्र ही नहीं बल्कि और भी कई किताबें हैं जिसमें सेक्सुअल प्लेजर्स यानी कि काम का वर्णन किया गया है, जैसे रति रहस्य, आनंद रंग, नागरा सर्वस्व एंड और भी किताबें। इसके अलावा मैरिजेस को लेके भी तब की सोच काफी प्रोग्रेसिव थी। धर्मसूत्र में गांधर्व विवाह का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है और उसको लेके ऐसे सारे श्लोकास भी लिखे गए हैं। जैसे इस श्लोका का मतलब है कि गांधर्व विवाह को सबके लिए अच्छा माना गया है क्योंकि ये शादी दोनों भी पार्टनर्स के सहमति से होती थी। कामसूत्र में भी गांधर्व विवाह को सपोर्ट किया गया है क्योंकि इसके सक्सेस के चांसेस हाई होते थे। इनफैक्ट कामसूत्र में तो ये तक बताया गया है कि अगर लड़का और लड़की भाग के शादी करना चाहते हैं तो अगर वो कुशाग्रास को जला के उसके अराउंड फेरे मारते हैं तो उस विवाह को भी एक कानूनी विवाह माना जाएगा। हमारे वेदास में भी लव मैरिजेस के कई स्टोरीज मेंशन हैं, जैसे कि चैप्टर 10 में उर्वशी और पूर्वास, अदिति पुराना में राजा दुष्यंत और शकुंतला, और यही क्या मनुस्मृति एक ऐसी किताब जिसे अल्ट्रा कंजर्वेटिव माना जाता है और जिसके लेखक मनु के थॉट्स को एंटी फेमिनिस्ट माना जाता है। उनकी किताब मनुस्मृति में तक गांधर्व विवाह को एक अच्छी शादी बताया गया है क्योंकि इसमें लड़की और लड़का अपने मर्जी से शादी के लिए राजी होते हैं। इसके अलावा अगर आप उस दौर की सबसे कॉमन प्रथा देखोगे स्वयंवर की, तो इस कॉन्सेप्ट में भी तो एक लड़की को हक था अपने पसंद के लड़के से शादी करने का। कोई जोर जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट था ही नहीं,
मगर ये प्रिविलेज कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लड़कियों को मिलता है। इसके अलावा आज भी हम कई हजार साल आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में डिवोर्स औरतों को लाचार की तरह देखा जाता है, उन्हें एक बोझ की तरह देखा जाता है। डिवोर्स लेने की परमिशन भी कई फैमिलीज में औरतों को दी ही नहीं जाती है, उन्हें अपने ही हाल में बस छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारे एंशिएंट इंडियन सोसाइटी ने इसके भी सोल्यूशन सोच रखे थे। अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 में डिवोर्स लेने के सर्कमस्टांसेस क्लियरली लिखे हुए हैं, जिसके हिसाब से 2 टाइप के डिवोर्सेस हो सकते हैं। पहला एक म्यूचुअल डिवोर्स, जिसको परास्परा द्वेषत मोक्ष बोलते थे, जो कपल आपस में ले सकते थे एक दूसरे की सहमति से। और दूसरा, औरत अपने पति को 3 सिचुएशन में छोड़ सकती थी। पहला, अगर वो एक बुरे कैरेक्टर का इंसान हो। दूसरा, अगर वो 10 महीने से ज्यादा वक्त के लिए गुमनाम हो, यानी उसकी कोई खबर नहीं हो। और तीसरा, अगर वो इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर वो मेडिकली अनफिट हो टू हैव चिल्ड्रन। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि हिंदुइज्म में, स्पेशली हमारा जो वैदिक पीरियड था, वो काफी रिग्रेसिव था, लेकिन ये भी एक कंप्लीटली मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है जो सिर्फ हमें बेचा गया है। तभी के काफी सारे हिस्टोरियंस जो होते थे ना, वो वेदास को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर देते थे, गलत लिख देते थे, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश ही लोगों को आता था और संस्कृत काफी ज्यादा लोगों को आता ही नहीं था, आज भी नहीं आता है। इसीलिए इस बुक में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में मैंने डिटेल में वेदास के कई सारे श्लोकास को बाकायदा ट्रांसलेट करके बताया है कि उन श्लोकास का ओरिजिनल मीनिंग क्या था। उस दौर की कई सारी कॉन्ट्रोवर्शियल कहानियों को भी पढ़ के हमने समझने की कोशिश की है कि हिंदू फिलॉसफी का कोर क्या था, उन कहानियों का अर्थ क्या था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न इंडिया तक इंडियन सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई और स्पेशली उसमें औरतों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज का जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, जो क्लियरली हम लोगों ने वेस्ट से कॉपी किया है, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। वी हैव गॉटन टू द पॉइंट ऑफ बिकमिंग टॉक्सिक फेमिनिस्ट। बट ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट क्या था, स्पेशली एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से औरतों का भी एक बहुत बड़ा रोल था हमारी सोसाइटी को शेप करने में, जिनकी हिस्ट्री या तो फिर क्लियरली इरेज कर दी गई या तो फिर मैनिपुलेट की गई। बट उन कहानियों को हमने सामने लाने की कोशिश की है हमारी इस बुक में। एंड ऑनेस्टली, जैसे मैंने बताया कि ये मेरी फर्स्ट बुक है, बट इसको लिखने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा एनलाइटनिंग था, इतनी सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ी हमारे कल्चर के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, जो आज तक हमें बताई ही नहीं जाती है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली माई पॉइंट। इन कहानियों को सामने आने क्यों नहीं दिया जाता है? मेरे हिसाब से अगर ये कहानियाँ हमें स्कूल में पढ़ाई होती तो शायद हम हमारे समाज को इतना रिग्रेसिव नहीं मानते, शायद हमें फेमिनिज्म नाम के इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम आज पे वापस आए तो जैसे मैंने आपको बताया, 2024 के मॉडर्न दौर में तक 40% लड़कियों को 15 से 18 साल के बीच में, यानी 10th से 12th क्लास होने के पहले ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन उस दौर में लड़कियों की भी उपनयना यानी कि थ्रेड सेरेमनी करवाई जाती थी, जिसका मतलब उनको वेदास का ज्ञान लेने के लिए गुरुकुल जाने की परमिशन थी। इनफैक्ट वेदास का ज्ञान लेने वाली औरतों को ब्रह्मवदिनीज बोलते थे और औरतों को एज अ बीकन ऑफ नॉलेज देखा जाता था। देवी महात्म्या में इस बात का वर्णन करते हुए कई श्लोकास है। ओवरऑल हमारे पूरे वेदास में 30 प्रोमिनेंट ऋषिकास का मेंशन भी किया गया है। एंड उस वक्त हमारी ऋषिकास कितनी इंटेलिजेंट हुआ करती थी, ये बात एक्चुअली बृहदनाका उपनिषद में लिखी हुई गार्गी की एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी से भी पता चलता है। गार्गी एक ऋषिका थी जिन्होंने राजा जनक की राजसभा में हुए एक इंटेलेक्चुअल डिबेट में तब के सबसे विद्वान ऋषि यज्ञवल्क्य को अपने फिलोसफिकल डिबेट से चुप करवा दिया था। सेम ऐसी एक स्टोरी ऋग्वेदा के पहले चैप्टर में भी लिखी गई है, लोपमुद्रा नाम की एक ऋषिका की, जो भी काफी विद्वान थी। एंड जाहिर है इसके पीछे का कारण था हमारा एजुकेशन सिस्टम। इनफैक्ट एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में ब्रह्म जनना हासिल करने की कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी नहीं थी। लिटरली किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में औरतें स्कूल जा सकती थी और इसके अनगिनत एग्जाम्पल्स है। जैसे ऋषिका गार्गी ने ब्रह्मचर्य के दौर में यानी कि बचपन में एजुकेशन लिया था, ऋषिका चुड़ाला ने गृहस्थ में यानी कि शादी के बाद एजुकेशन लिया, ऋषिका मैत्री ने वनप्रस्था स्टेज में यानी कि मिडिल एज में, और ऋषिका सुलभ योगिनी ने सन्यासिनी स्टेज में एजुकेशन लिया था। बेसिकली फीमेल लिटरेसी ही हमारे एंशिएंट इंडिया की प्रोग्रेसिव सोच का एक असली कारण थी। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज जमाना ऐसा आ गया है कि अभी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा आज का एक बहुत ही बर्निंग डिबेट ये है कि इंडियन इकोनॉमी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम है, जो कि सही बात है और सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब देश की लड़कियां पढ़ेंगी ही नहीं तो वो वर्कफोर्स में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगी, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बना पाएंगी। लेकिन एंशिएंट इंडिया में लड़कियां एजुकेटेड थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर से पता चलता है कि एंशिएंट इंडियन वुमेन सोसाइटी में हर फील्ड में काम करती थी। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल फील्ड जैसे कि वीविंग, डाइंग और एम्ब्रॉयडरी जैसा काम करने वाली औरतों को वैत्री, राजयत्री या फिर पिसास्करी बोलते थे। इसके अलावा औरतें धतीज यानी कि नर्सेस से लेकर कई मेल डोमिनेटेड जॉब्स जैसे कि राजा का बॉडीगार्ड और असैसिन्स का भी काम करती थी।
आपने विश कन्या के कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा। ये बहुत ही खूबसूरत औरतें हुआ करती थी जिन्हें कम उम्र से ही हर रोज कम कम मात्रा में जहर पिलाया जाता था ताकि उनका शरीर जहर से इम्यून हो जाए। फिर इनके बड़े होने के बाद इनके होठों पे जहर लगाकर दुश्मन देशों के राजा के पास भेज दिया जाता था उन्हें सेड्यूस करने के लिए। फिर जैसे ही राजा इनसे फिजिकली इंटीमेट होते थे उनकी तुरंत मौत हो जाती थी। इन्हें आप मॉडर्न डे सीक्रेट एजेंट्स जैसे देख सकते हो जो अपने देश के लिए सेक्सपियोनाज करते हैं। एंड उस दौर में कई सारे इंडियन राजा इन विश कन्याओं की बड़ी बड़ी आर्मीज रखा करते थे जिसके चर्चे इतने मशहूर हो गए थे कि अलेक्जेंडर के मंत्री ने तक एरिस्टोटल ने उन्हें वार्न किया था कि ऐसे कई इंडियन एजेंट से उन्हें बच के रहना है। इसके अलावा हमारे इतिहास में कई औरतों ने राजपाट भी संभाला है। गुप्ता डायनेस्टी की प्रिंसेस प्रभावती गुप्ता ने अपने हस्बैंड की मौत के बाद वाकाटका डायनेस्टी को 20 सालों तक रूल किया था। इस बीच प्रभावती की मदद से ही गुप्तास साका इन्वेडर्स को हरा पाई थी, जिसे गुप्ता एम्पायर पूरे नॉर्थ इंडिया में अनडिफिटेड रूल कर पाया था। इसके अलावा भी हमारे इतिहास में कई ऐसे वीर महारानियों की कहानियां हैं जिन्होंने सालों तक न सिर्फ राज किया बल्कि अपने साम्राज्य को दुश्मन से बचाए भी रखा। मैंने इस बुक में ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियां ऐड की है जो हमारे इतिहास में दफन हो चुकी हैं, जैसे नायकी देवी की कहानी जिन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया था, इमेजिन। फिर रानी दुर्गावती की कहानी जिन्होंने असफ खान को हराया था और अंत में जब मुगलों ने उन्हें कम्प्लीटली घेर लिया था तब अपने आप को उनके हवाले करने के बजाय रानी दुर्गावती ने एक सम्मान की मौत मरना ज्यादा पसंद किया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और अपने हाथों से अपना ही खून कर दिया। फिर वुमेन ऑफ साउथ इंडिया पर तो एक पूरा चैप्टर ही मैंने डेडिकेट किया हुआ है, चैप्टर 10, क्योंकि जो साउथ इंडिया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स उतने नहीं हुए थे, कॉलोनाइजेशन उतने नहीं हुए थे, इसलिए साउथ इंडिया में भी काफ़ी सारी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं औरतों की, वुमेन रूलर्स की, वुमेन वॉरियर्स की, जिनके बारे में हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें सिर्फ यही बताया गया कि हम तो काफ़ी कमज़ोर थे, कभी ब्रिटिशर्स हम पे आके आक्रमण कर चुके थे तो कभी मुगल हम पे आके आक्रमण कर चुके थे। जबकि सच्चाई ये है कि इवन ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थीन्स ने अपनी बुक में लिखा था कि उस वक्त साउथ इंडिया में प्रोविंशियल और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को फीमेल्स रन करती थी। इसीलिए आई रियली डोंट नो कि क्यों कई वेस्टर्न और कई सारे इंडियन फेमिनिस्ट भी ये मानते हैं कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में वुमेन एम्पावर्ड नहीं थी, जबकि ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये ना कि 12th सेंचुरी के बाद से हमारे इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिससे इंडियन औरतों के लिए एक तरीके से डार्क एज ही शुरू हो गया। उनको मिलने वाला सारा फ्रीडम, सारा रिस्पेक्ट, सब कुछ खत्म हो गया और वो वाकई में एक लाचार अबला नारी बन गई। 12th सेंचुरी की एडी की शुरुआत में भारत पर कई सारे पर्सो अरेबिक यानी कि इस्लामिक इन्वेजन्स हुए। सो उस वक्त जब भी ये इन्वेजन्स होते थे, ये इन्वेडर्स वेल्थ लूटने के साथ साथ इंडियन औरतों पे सेक्सुअल अब्यूजेस भी किया करते थे। उनको उठा के लेके जाते थे ताकि वो उनके हैरम में उन्हें रख सके या फिर सेक्स स्लेव बनाकर मार्केट में बेच सके। इसीलिए आपको पता होगा इसी दौर में नॉर्थ इंडिया में जौहर सिस्टम शुरू हो गया था, जिसमें हमारी औरतें उनका राज हारने के बाद यानी राजा के मरने के बाद खुद को जिंदा जला देती थी ताकि उनकी डेड बॉडी भी इन्वेडर्स के हाथ नहीं लगे। लेकिन इवेंचुअली जो इन्वेडर्स पहले लूट के वापस अपने देश चले जाते थे, सन 1206 से उन्होंने भारत पर ही राज करना शुरू कर दिया, वो यहीं पे रहने लग गए। दिल्ली सल्तनत का राज शुरू होते ही भारत में पहली बार पर्दा सिस्टम की शुरुआत भी हो चुकी थी। औरतों को अपना फेस कवर करना पड़ता था ताकि उन पर किसी भी सल्तनत के सोल्जर्स की नजर ना पड़े जो उनको उठाकर ले ना जा सके। इसलिए तब से हिंदू औरतें घूंघट पहनने लगी और यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकला कि मर्दों को, फीमेल्स को यानी कि औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर मिड 1300s में औरतों पे अगला सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन आया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक शाही फरमान जारी कर दिया कि अब से इंडिया की औरतें अकेले एक मेल कंपेनियन के बिना बाहर नहीं जा सकती है। सेम वैसा ही जैसे आज तालिबान रूल में अफगानिस्तान में हो रहा है। लेकिन हमारे देश में इस एक फरमान ने पूरे इंडियन औरतों की जिंदगी ही बदल दी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने घरों में ही बंद हो गई। अब क्योंकि उनका बाहर जाना बंद हो चुका था, इससे उनका एजुकेशन भी बंद हो गया। वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी शामिल नहीं हो पा रही थी एंड इवेंचुअली वो अपने घरों में मेल्स पे ही डिपेंडेंट होने लग गई, उन पर एक बोझ बनने लग गई। और यहीं से वो जो टॉक्सिक पेट्रियार्की के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि मेल्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने की वजह से उनको लाइफ में कुछ भी करने के लिए उनकी ही परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप जानते ही होंगे ये जो इन्वेडर्स थे वो हमारे रिलीजन के सारे एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देते थे। मंदिरों को, उसमें जो स्कल्पचर्स बनते थे उनको, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को, सबको जला देते थे। इसीलिए इसके बाद जो आने वाली न्यू जनरेशन थी वो कम्प्लीटली अनअवेयर थी। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे इतिहास में औरतों की क्या स्थिति थी, उनका क्या पोजीशन था और ओवरऑल सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव थी। एंड यहीं से हम एक रिग्रेसिव कंजर्वेटिव सोसाइटी बनना शुरू हो गए। फिर आए ब्रिटिशर्स जिन्होंने बाकी बची कसर भी पूरी कर दी। इनके राज में तो औरतों के कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लग गई।
द वर्चुअल म्यूजियम ऑफ इमेजेस एंड साउंड के अनुसार एंशिएंट इंडिया में औरतें अपर बॉडी को कवर नहीं करती थी। ज्यादा से ज्यादा वो बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स यानी कि सोने के गहने पहना करती थी। फिर जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगलों का रूल आया तब औरतें उनके अपर बॉडी को सिर्फ साड़ी से ड्रेप करके कवर कर लिया करती थी। ब्लाउज का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन हमारे इस कल्चर की वजह से ब्रिटिशर्स हमें अनएजुकेटेड, जाहिल गंवार समझते थे। इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की भाभी जिनानंदा नंदिनी देवी बंगाल के एक ब्रिटिश क्लब में जब एंट्री मार रही थी तब क्लब में उनको एंट्री नहीं दी गई। उनको बोला गया कि ऐसे इनअप्रोप्रिएट कपड़ों में उनको वो अंदर नहीं ले सकते हैं। अब ये इंसल्ट वो सह नहीं पाई और उन्होंने सबसे पहली बार देश में ब्लाउज इन्वेंट किया। इसके बाद से औरतों ने ब्लाउज पहनना शुरू किया, बट ब्रिटिशर्स ने फिर अगला निशाना बना दिया औरतों के जॉब्स को। एंशिएंट इंडिया से हमने देखा था कि औरतें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम किया करती थी। ये काम ब्रिटिशर्स के एरा तक भी चल रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर में बैठ के ही ये काम किया करती थी। अब इनके इन इंडियन कपड़ों की यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड थी, पर जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उन्होंने हमारी ही सिल्क और कॉटन लेके मशीन से कपड़े बनाना शुरू कर दिया और उल्टा उन्होंने हमारे इंडियन टेक्सटाइल में टैरिफ्स और टैक्सेस को बहुत ज्यादा हाई इम्पोज कर दिया, जिससे वो महंगे हो गए और नतीजन उनकी ग्लोबली डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई। इससे हुआ ये कि जो औरतें घर बैठे बैठे कमा रही थी उनका वो इनकम भी एकदम से बंद हो गया। इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने उनकी एंसेस्ट्रल वेल्थ भी छीन ली। लेट 19th सेंचुरी में एंग्लो हिंदू इनहेरिटेंस लॉ पास करके ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि औरतें अपने पति या फिर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरेंट नहीं कर सकती है। और अंत में मेरे हिसाब से जो सबसे क्रूर कदम ब्रिटिशर्स ने उठाया वो था हमारे पूरे इतिहास को ही तोड़ मरोड़ के हमारे ही सामने उन्होंने पेश कर दिया। देखो, वैसे भी खिलजियों से लेकर मुगलों ने हमारे लाखों किताबें जलाई थी, हमारे कई लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज को जलाकर उन्होंने ये इंश्योर किया था कि हमारा असली इतिहास हमें पता ही ना चल सके। लेकिन इसके बाद जब 1849 में मैक्स मिलर ने हमारे ही वेदास को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके ट्रांसलेट किया और हमारे ही सामने पेश किया, और फिर उसके बाद 1935 में ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन मैकॉयले ने मैकॉयलिज्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें उन्होंने हमारे गुरुकुल सिस्टम को खत्म करके हम पर वेस्टर्न एजुकेशन को थोपना शुरू कर दिया था। तो इन दो मेजर रीजंस की वजह से हमारे देश का एक कंप्लीट डाउनफॉल शुरू हो गया। बात सिंपल थी, अंग्रेज हमारे भारतीयों की एक ऐसी नस्ल खड़ा करना चाहते थे हु वर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसे कहीं कहानियां बनाना शुरू कर दिया, जिससे हमें लगने लगा कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से ही हम प्रोग्रेसिव हुए। उससे पहले तो हम जाहिल गंवार थे, हमारी सोच बहुत ही छोटी थी। एंड क्योंकि इस बार उन्होंने देश की रीढ़ की हड्डी यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर वार किया था, इसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन मेरी ये किताब हर स्टोरी इसी सोच को बदलने का एक सिंसियर अटेम्प्ट है। टुडे आई एम 26 years old। मैं मुंबई में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, लेकिन इसके बावजूद पिछले 26 सालों में मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में कितने ही लोग ऐसे मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जो आज तक इंडियन सिविलाइजेशन को सबसे पिछड़ी हुई सिविलाइजेशन मानते हैं, हमारे कल्चर ट्रेडिशन का मजाक बनाते हैं और वेस्टर्न कल्चर को कूल मानते हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, किसी भी दूसरे देश के कल्चर को रिस्पेक्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन अपने रूट्स पे प्राइड नहीं फील करने में बुराई है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हमारी आने वाली जनरेशन और इनफैक्ट हमारी अभी की भी जनरेशन को इंडिया का असली इतिहास पता हो, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। एंड अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो, जिसमें हमने एग्जैक्टली वही करने की कोशिश की गई है, हमने एक तरीके से हमारे इतिहास को दोबारा से लिखने की कोशिश की है, लेकिन इस बार हमारे कॉलोनाइजर्स के नजरिए से नहीं बल्कि सच्चाई के नजरिए से। इसीलिए आप डेफिनेटली ये बुक अपने लिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए परचेज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, कोई भी बोरिंग टर्म्स नहीं है, एक बोरिंग हिस्ट्री की किताब नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है पिक्चर्स के थ्रू, कहानियों के थ्रू, अच्छी अच्छी स्टोरीज के थ्रू। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस बुक को एक बार परचेज करके देखो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो देखा आपने ये वीडियो, कैसे एंशिएंट भारत में औरतों का क्या स्थान था और वो मर्दों के साथ किस तरह कंधे से कंधा मिला करके हर फील्ड में काम करती थी, और बाहरी लोगों ने आकर के हमारी इतनी सिविलाइज सोसाइटी के कल्चर को इतना बैकवर्ड बना दिया, जिसकी छाप आज तक भारत में देखी जाती है। इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी मुद्दे पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।